हेलो दोस्तों, आई एम CA पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन. वेलकम टू अनदर amendment lecture applicable for our May and November 23 examinations, that is प्रीवियस ईयर 2022-23 के हमारे डायरेक्ट टैक्स की जो अमेंडमेंट की सीरीज है, उस अमेंडमेंट की सीरीज में इस वीडियो सेशन में हम डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अमेंडमेंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं. तो चाहे आप इंटर में देने वाले हैं या फाइनल में देने वाले हैं, मई 23 में देने वाले हैं या नवंबर 23 में देने वाले हैं, ये लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्योंकि डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A में जो दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन दोनों अमेंडमेंट्स को हम इस वीडियो सेशन में कवर कर लेंगे. अंत तक सुने, पूरा सुने, एंड इसमें हम जो भी लिखने वाले हैं वो आप साथ साथ में बना लें ताकि सिंपल डायग्राम में आपका सेक्शन कवर हो जाए. सर डिडक्शंस में ज्यादा अमेंडमेंट है? नहीं, थोड़े से ही अमेंडमेंट है. सर कितने अमेंडमेंट है? दो ही अमेंडमेंट है. एक तो इतना छोटा है कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, दूसरे में थोड़ा एलिब्रेशन करना होगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिसके लिए पहले से उस सेक्शन की थोड़ी प्री नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि अमेंडमेंट क्या किया गया है. सर अमेंडमेंट कौन से सेक्शंस में है? बच्चों अमेंडमेंट दो ही सेक्शंस में है, एक 80CCD और दूसरा 80DD. दो ही सेक्शंस, 80CCD एंड 80DD. 80CCD एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, एंड 80DD जब कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट यूएफ अपने ऊपर डिपेंडेंट किसी डिसेबल्ड पर्सन का जो लिस्ट दी हुई है उनमें से किसी का भी मेंटेनेंस का खर्चा देखता है, तो जो फ्लैट डिडक्शन मिलता है वो 80DD के सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है. तो चलो क्विकली इन दोनों अमेंडमेंट्स को कवर कर लेते हैं. पहले सर 80CCD छोटा सा अमेंडमेंट है. 80CCD के बारे में आप पहले से क्या जानते हो कि एनपीएस में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है उसकी एक लिमिट होती है जितना आपको डिडक्शन मिलेगा, और एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है उसकी एक लिमिट होती है जितना आपको डिडक्शन दिया जाएगा. एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में आपने ये पढ़ा हुआ है कि इफ द एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो लिमिट 14% ऑफ सैलरी होती है. बट इफ नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की लिमिट 10% ऑफ सैलरी होती है. वहीं जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता. आप किसी भी तरह के एम्प्लॉय हो, कहीं भी काम करते हो, लिमिट 10% ही है. ये आपको पहले से पता होगा, ये आपने पढ़ा हुआ होगा. दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो. तो सर चेंज कहां हुआ है? जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप एम्प्लॉय हो तो 14% था ही, वो तो अभी भी वैसा ही है. ये जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ हम थोड़ा सा भेदभाव कर रहे थे, उस भेदभाव को खत्म कर दिया गया है. यानी कि अगर आप एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की लिमिट 10% से हटा के 14% ही कर दी गई है. यानी उसे पार पे ले आए हैं हम. सीजी और एसजी का एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाले कंट्रीब्यूशन का जो डिडक्शन का लिमिट है वो 14% ऑफ सैलरी है. तो मतलब बाकी सबके लिए सर अभी भी वो 10% ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है. और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आप कोई भी हो, लिमिट 10% ही थी और 10% ही है. ये पहला अमेंडमेंट खत्म भी हो गया हमारा. बस इतना सा ही कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, द लिमिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CCD इज 14% ऑफ सैलरी. एंड यू ऑलरेडी नो सैलरी की डेफिनेशन ऑल अक्रॉस इस सेक्शन में सेम ही है. दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस परसेंटेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. उसमें कोई भी चेंज नहीं है. सर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है? ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल सकते हो. पूछे जाने का कोई खास चांस नहीं है. ये तो क्या है, एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए उसी हिसाब से हमें पढ़ना है. बाकी अदरवाइज कोई खास स्कोप नहीं है, क्योंकि एसजी के एम्प्लॉय का क्वेश्चन आया तो ही एप्लीकेबल होगा. तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना क्या एसजी का एम्प्लॉय है और क्या उसके अंदर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस की बात की जा रही है. अगर हां तो उस केस में लिमिट को 14% रखना, ना कि 10%. यह पहला अमेंडमेंट हो गया. ठीक है सर. दूसरा अमेंडमेंट आपने कहा सेक्शन नंबर 80DD में किया गया है. हां, यहां एक अमेंडमेंट किया गया है. इनफैक्ट अमेंडमेंट दो किए गए हैं 80DD में, बट वो क्योंकि पहला किया गया इसलिए दूसरा करना पड़ा. अगर पहला नहीं करते तो दूसरा भी नहीं करते, इसीलिए दो अमेंडमेंट्स है 80DD में, हम ऐसा समझ सकते हैं.
पहले तो 80DD सेक्शन में है क्या वो मैं थोड़ा सा रिवाइज रिव्यू करा देता हूं फटाफट, फिर 80DD का अमेंडमेंट डिस्कस कर लेते हैं। 80DD में आप ऐसा पढ़ते हैं कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप एक एलिजिबल एसएससी हैं इस सेक्शन में डिडक्शन पाने के लिए। करना क्या होगा आपको, अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन आप पे डिपेंडेंट है एंड वो डिसेबल्ड है, आपकी फैमिली में अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट है एंड वो डिसेबल्ड है एंड उनका मेडिकल खर्चा आप देखते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट या नर्सिंग या रिहैबिलिटेशन, ऐसा कोई खर्चा आप देखते हैं, तो उस सिचुएशन में आप 80DD के डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। शर्त यह है कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते वक्त आपको उस पर्सन की डिसेबिलिटी का जो कॉपी है ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल अथॉरिटी वो लगाना पड़ेगा एज अ प्रूफ, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। किसके लिए, आपकी फैमिली में अगर कोई डिपेंडेंट है आप पे और वो डिसेबल्ड है। सर फैमिली की डेफिनेशन तो आप जानते ही हो, इनकम टैक्स में कूदते रहते हैं, कभी नक्की नहीं कर पाते कि फैमिली कौन है। यहां फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन या ब्रदर सिस्टर। फिर से, आपके पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर या चिल्ड्रन, इनमें से कोई आप पे डिपेंडेंट है और डिसेबल्ड है, तो उस सिचुएशन में अगर इनका आप कोई खर्चा करते हैं मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन रिलेटेड, तो खर्चा आप कितना भी करें फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन आपको फ्लैट स्टैंडर्ड मिल जाएगा 75,000 का, 75,000 पर डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन। आप पे ऐसा कोई भी फैमिली में डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन जो आप पे निर्भर है, उसका 75,000 का फ्लैट डिडक्शन, इररिस्पेक्टिव आपने 1 रुपए का खर्चा किया हो या 1 लाख का खर्चा किया हो। हालांकि इफ दैट पर्सन इज सीवियरली डिसेबल्ड मतलब 80% और मोर, तो उस सिचुएशन में 75,000 की लिमिट को 1,25,000 रीड किया जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। आप उसके लिए ये चार्ट, सिंपल सा एक चार्ट है, वो रेफर कर सकते हैं। क्या चार्ट है सर, सेक्शन नंबर 80DD है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है या रेसिडेंट एचयूएफ है जिसे हम एसएससी कह रहे हैं, उसे फ्लैट डिडक्शन चाहिए, 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा। सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000। अगर उसने कोई भी अमाउंट इनकर किया है, एनी अमाउंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ दैट डिपेंडेंट डिसेबल्ड, मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन, ऐसा कुछ भी, किसका, डिपेंडेंट डिसेबल्ड का। डिपेंडेंट डिसेबल्ड मतलब ये लोग सिंपल एक डायग्राम से ध्यान में रख सकते हैं, स्पाउस जो हम पे डिपेंडेंट है, फादर मदर डिपेंडेंट है, ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट है या चिल्ड्रन डिपेंडेंट है। आप इसे आराम से बना ले, कहीं पर भी आपको नीड लगे तो वीडियो पॉज करके बना ले। इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी बाद में आराम से इसे देख सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट डिसेबल्ड की हमें डेफिनेशन पता है। फर्निश करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी विद द रिटर्न ऑफ इनकम व्हिच हैज बीन इशूड बाय मेडिकल अथॉरिटी। अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में आपको 80DD में डिडक्शन मिल जाएगा। ये एक बात होती है। एक बात और है 80DD में, क्या समझो, मैं अभी कोई मेंटेनेंस का खर्चा तो इनका नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैंने किसी इंश्योरर के पास, मैंने जो एसएससी है उसने किसी इंश्योरर के पास एक स्कीम में हर साल पैसा डिपॉजिट करने का नक्की किया है, कोई भी अमाउंट। हर साल मैं किसी स्कीम में किसी इंश्योरर के पास कोई अमाउंट डिपॉजिट करता हूं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो मुझ पे डिपेंडेंट है, मेरी फैमिली का जो डिसेबल्ड है, अगर कल को चल के मेरी डेथ हो गई तो मेरी डेथ हो जाने पे इस स्कीम में जो पैसा इकट्ठा किया गया होगा वो सारा पैसा उसे मिल जाएगा, ताकि मेरे ना रहते हुए, मेरे गुजर जाने के बाद मेरे फैमिली वाला जो मुझ पे डिपेंडेंट डिसेबल था वो अपने जीवन का गुजारा आराम से कर सके। इसीलिए कई लोग प्लानिंग करते हैं। तो एक तो होता है देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, अगर वो लोगे तो प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 80C में। लेकिन अगर समझो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रहे हो, आप एक स्कीम के तहत किसी इंश्योरर के पास डिपॉजिट करा रहे हो हर साल किसी भी अमाउंट का, तो आपकी जब डेथ होगी तब इस पर्सन को अगर पैसा मिलेगा तो उस पर्सन के हाथ में तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा ही, और आपको हर साल डिपॉजिट कराने पे 75,000 या 1,25,000 एज द केस में बी का फ्लैट डिडक्शन मिलता रहेगा। तो ये बात लॉ में लिखी हुई थी, एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर LIC एक्सेट्रा, कोई भी इंश्योरर चलेगा जिसकी स्कीम है फॉर डिपेंडेंट डिसेबल, तो क्या होगा,
आपको एन्युटी या लमसम, यानी डिपेंडेंट डिसेबल्ड को एन्युटी यानी टुकड़े टुकड़ों में या लमसम पैसा मिल जाएगा कब? ऑन डेथ ऑफ इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ एचयूएफ, जिसके नाम पे उसका सब्सक्रिप्शन कराया होगा। एचयूएफ है तो मेंबर ऑफ एचयूएफ, और अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है। फिर से क्या सिंपल सी बात है? अमेंडमेंट नहीं बताया अभी तक। क्या सिंपल सी बात है कि अगर कोई एलआईसी की स्कीम ली है या किसी भी इंश्योरर की स्कीम ली है जिसमें मैं एलिजिबल असेसी, रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ पैसे डिपॉजिट कराता हूं हर साल। क्यों? ताकि जब मेरी डेथ हो तो जो मेरे फैमिली वाला डिपेंडेंट डिसेबल्ड है उसे पैसे मिल जाए और वो अपना गुजारा आराम से कर सके। तो उसके लिए तो वो एग्जेम्प्ट हो गई जब उसे वो पैसा मिलेगा। मुझे भी हर साल डिडक्शन मिलता रहेगा 75 या 125 का। लेकिन अगर किसी ऐसी स्कीम में पैसा डाला, अगर किसी ऐसी स्कीम में एलआईसी की या इंश्योरर की पैसा डाला जिस स्कीम में मेरे डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन को मेरी डेथ के पहले ही पैसा मिल गया, मेरी डेथ के पहले ही पैसा मिल गया, तो उस सिचुएशन में मेरे हाथ में जितना डिडक्शन आज तक मिला होगा ना, वो सब ऐसे मोमेंट पे उस प्रीवियस ईयर में रिवर्स कर दिया जाएगा और पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझो कि मैंने आज एक पॉलिसी ली, समझो प्रीवियस ईयर 22-23 में, और उस स्कीम में मैं हर साल डिपॉजिट करता हूं 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000। कब तक करता रहूंगा? मेरी डेथ तक। तब तक मैं करता रहूंगा। मेरी डेथ हो गई तो मैं हर साल तो 75,000 का डिडक्शन लेता रहूंगा, अज्यूमिंग की सीवियरली डिसेबल्ड नहीं है, और डेथ हो जाने पे जो मेरे डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन को पैसा मिला होगा वो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होने वाली है। ये बात 1010D में लिखी हुई है, कोई भी तरह का टैक्सेबिलिटी नहीं होने वाला है। ठीक है। अब अगर मैं समझो हर साल पैसा डाल रहा हूं और मेरी डेथ होने के पहले मैं उसमें पैसा डालना रोक देता हूं और जो पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट है वो डिपेंडेंट डिसेबल्ड को तुरंत मिल जाता है, तो अगर डिपेंडेंट डिसेबल्ड को ये अमाउंट तुरंत मिल भी गई तो उस सिचुएशन में उसके लिए तो अभी भी एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके लिए तो अभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए जिस साल में ऐसा हुआ उस साल आज तक जितना डिडक्शन मिला होगा वो पूरा रिवर्स कर दिया जाएगा, मतलब वो पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा इन दैट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में सामने वाले पर्सन को पैसा मिल गया होगा, क्योंकि मेरी डेथ नहीं हुई। अगर मेरी डेथ हो गई होती तो मैं पैसा देना बंद ही कर दूंगा ऑब्वियसली। तो उस सिचुएशन में जो पैसा उनको मिलेगा वो तो उनके लिए एग्जेम्प्ट ही है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए, पर मेरे को कोई रिवर्सल नहीं देखना। ये पहले भी था लॉ, अभी भी है। तो सर आपने अमेंडमेंट तो बताया ही नहीं। अमेंडमेंट अब समझ आएगा ना, जब ये बात आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट क्या किया गया है? एक और नई स्कीम अलाउ की गई है, ये अमेंडमेंट है। दिस इज योर फर्स्ट अमेंडमेंट। एक और नई स्कीम अलाउ की गई है। सर नई स्कीम मतलब कैसी स्कीम? स्कीम ये है कि अगर मैं किसी एलआईसी या इंश्योरर की स्कीम में पैसा हर साल डिपॉजिट करता हूं और उस स्कीम में मैं पैसा तब तक ही डिपॉजिट करूंगा जब तक मेरी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती, 60 इयर्स की नहीं हो जाती, एंड फिर मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा, फिर मैं पैसे आगे नहीं डालूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर डिपेंडेंट डिसेबल्ड को पैसा मिल जाता है तो मेरे हाथ में कोई रिवर्सल होने वाला नहीं है। यानी पहले क्या होता था, आपको एक ऐसी ही एलआईसी की या इंश्योरर की स्कीम पकड़नी पड़ेगी जिस स्कीम में डेथ हो जाने पे ही पैसा मिले। अगर डेथ के पहले पैसा मिल गया तो आपके लिए सारा डिडक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें एक हार्डशिप होती थी। हार्डशिप क्या होती थी आप समझो मेरी सिस्टर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, डिसेबल्ड है, और मैंने उनके लिए एक स्कीम ली। मैं हर साल पैसे डिपॉजिट करता हूं, मुझे हर साल डिडक्शन मिलता है। मेरी खुद की उम्र अब 60 साल हो गई, मैं खुद सीनियर सिटीजन बन गया, तो अब मेरे खर्चे उठा पाना ही मेरे लिए मुश्किल होने लग गया। तो मैं कैसे उस स्कीम में पैसा कंटिन्यू करूं, क्योंकि अब मैं खुद सीनियर सिटीजन हो गया, शायद मेरी खुद की पैसिव इनकम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में तो अगर मैंने उस स्कीम में डिसकंटिन्यू किया और मैच्योरिटी का अमाउंट मेरी सिस्टर को तुरंत मिल गया तो उनको तो भले एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन मेरे को जो आज तक डिडक्शन मिला था वो पूरा रिवर्स होकर मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि मैंने इतने साल आराम से इस पैसे को डिपॉजिट किया, बट आज जब मैं 60 साल का हो गया, मैं खुद पैसिव इनकम पे डिपेंडेंट हो गया, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डिपॉजिट करके वो स्कीम को कंटिन्यू कर सकता हूं। तो उस सिचुएशन में तो हम फंस जाते थे। तो अब गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया। बेनिफिट क्या दिया कि अब अगर आप स्कीम में 60 साल की उम्र तक पैसे डालते गए और 60 साल हो जाने पे डिसकंटिन्यू कर दिया, कोई बात नहीं, और तुरंत पैसा मिल गया आपके डिपेंडेंट डिसेबल्ड को, तो उनके हाथ में तो एग्जेम्प्ट ही है, आपके हाथ में रिवर्सल नहीं किया जाएगा। बेनिफिट मिल गया ना। यानी पहले हम क्या पढ़ते थे कि अगर आपकी डेथ के पहले सामने वाले को पैसा मिल गया तो आपके लिए सारा डिडक्शन रिवर्स, जिस साल ऐसा हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे,
अगर आपकी डेथ के पहले या फिर आपके 60 साल हो जाने के भी पहले पैसा मिल गया तो ही डिडक्शन रिवर्स होगा। यानी अगर दोनों में से कोई भी एक बात भी सैटिस्फाई हो गई तो डिडक्शन रिवर्स करने की नीड नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मैंने आज से डिपॉजिट करना चालू किया, अभी मेरी उम्र समझो 40 साल है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए डिपॉजिट करना चालू किया, डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं, डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं, डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं, मैं 58 ईयर्स का हुआ, 58 ईयर्स का होने पे मेरी डेथ हो गई और मेरे सिस्टर को पैसे मिल गए, तो मेरे हाथ में कोई रिवर्सल नहीं होगा, उनके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि मेरी डेथ हो गई। 58 ईयर्स का हुआ, अभी डेथ नहीं हुई और मैंने पॉलिसी में पैसा डालना छोड़ दिया, डेथ नहीं हुई है और मेरी सिस्टर को पैसा मिल गया, तो उनके लिए तो अभी भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन मेरे लिए सारा का सारा डिडक्शन उस साल रिवर्स कर दिया जाएगा। बट अगर समझो मैं 60 ईयर्स का हो गया, 60 ईयर्स का, डेथ नहीं हुई, लेकिन मैंने अब पैसे डालने बंद कर दिए, पैसे डालने बंद कर दिए और उनको तुरंत पैसे मिल गए, तो उनके हाथ में तो एग्जेम्प्ट ही है, मेरे हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। जबकि पहले तो ये बात सिर्फ डेथ पे होती थी, 60 ईयर्स अचीव करने पे नहीं होनी थी। मतलब या तो डेथ हो गई या तो 60 ईयर्स अचीव हो गए और मैंने पेमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, तो अब पॉलिसी में कोई रिवर्सल होने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई डिडक्शन रिवर्स नहीं करेंगे आप। तो मैं चाहूं तो 60 ईयर्स के बाद भी कंटिन्यू कर सकता हूं, मोर देन इक्वल टू 60 ईयर्स दिया लॉ में, यानी मैं चाहूं तो 61st ईयर में भी कर सकता हूं, 62 ईयर्स में भी कर सकता हूं, क्योंकि करता रहूंगा तो उतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा मेरे डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव के लिए। बट अगर मैं समर्थ नहीं हूं या मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वो कर पाना, तो कोई बात नहीं, आपने अपना धर्म निभा लिया, आपने अपना काम कर लिया, कोई इशू नहीं है। आपको अब हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि अपनी डेथ तक कंट्रीब्यूट करो, नहीं तो रिवर्स कर देंगे। 60 इयर्स हो जाने पे भी आपने बंद कर दिया कंट्रीब्यूट करना, चलेगा। तो अब आप अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं, एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर LIC एज पर स्कीम ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। स्कीम क्या है? जो या तो ऑन डेथ पे पैसा देगी या फिर ऑन इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ HUF अटेनिंग 60 इयर्स और मोर एंड द पेमेंट इज नाउ डिसकंटिन्यूड। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक अमेंडमेंट किया गया, ठीक है सर। फिर आपने कहा था इस अमेंडमेंट की वजह से एक और अमेंडमेंट करना पड़ा। हां, उसके लिए आपको ATDD सबसेक्शन 3 का नॉलेज होना चाहिए। ATDD सबसेक्शन 3 पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब क्योंकि यहां ऊपर एक अमेंडमेंट किया गया सबसेक्शन 2 में, एक और अमेंडमेंट करके सबसेक्शन 3A डालना पड़ा, सबसेक्शन 3A इंसर्ट करना पड़ा। यह हमारा दूसरा अमेंडमेंट है जिसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऊपर एक अमेंडमेंट किया गया। अब ATDD सबसेक्शन 3 क्या है? ATDD सबसेक्शन 3 एक एग्जांपल से समझना, ये वैसे आपको पता होना चाहिए बट हम ब्रीफ में ले लेते हैं, तभी हम अमेंडमेंट भी समझ पाएंगे। कि मैंने अपनी डिपेंडेंट डिसेबल्ड सिस्टर के लिए हर साल स्कीम में पैसे डाले, स्कीम में पैसे डाले, स्कीम में पैसे डाले, जिसमें मेरी डेथ हो जाने तक मैं डालने वाला था, और डेथ हो जाने पे मेरी सिस्टर को ये पैसे मिल जाते तो उनके लिए एग्जेम्प्ट रहता और मेरे लिए कोई रिवर्सल नहीं होता। बट ऐसा हो सकता है ना कि इस स्कीम में पैसे डालते डालते मेरी डेथ होती, उससे पहले मेरे डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव की डेथ हो गई, तो ऐसा हो गया तो स्कीम का जो पैसा है वो किसको मिलेगा? क्योंकि उनकी तो डेथ ही हो गई जिसके लिए हमने ये स्कीम में पैसा डाला था, वो पैसा मुझे ही मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने स्कीम में डाला तो वो सरकार का थोड़ी हो जाएगा पैसा, वो तो पैसा मुझे ही मिलेगा ना वापस, क्योंकि मैंने इकट्ठा किया था। बट जिसके लिए किया था वही नहीं रहे तो वो पैसा मुझे मिल जाएगा। अब वो पैसा जब मुझे मिलेगा तो मेरे हाथ में क्या होगा? ATDD सबसेक्शन 3 कहता है कि ये आपके लिए चार्जेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीट। कितना चार्जेबल होगा? जितना मैंने सालों भर डिपॉजिट किया था, यानी आज तक साल भर जितना 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 डिपॉजिट किया था, वो जितना डिपॉजिट किया था वो सारा जब मुझे मिलेगा तो जिस साल मुझे मिलेगा उस साल उसे पूरा टैक्सेबल कर दिया जाएगा एट सिंपल टैक्स रेट्स, पूरा का पूरा। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में ले ले, तो मैंने आज से पैसा डिपॉजिट करना चालू किया मेरे डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव के लिए, कर रहा था कि भाई मेरी डेथ हो गई तो उसमें से मेरे डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव को पैसा मिल जाएगा। बट मेरी डेथ होती, उसके पहले उनकी डेथ हो गई जिनके लिए पॉलिसी ले रखी थी, तो उस सिचुएशन में वो जितना भी पैसा था वो सारा पैसा मुझे ही मिल गया। तो जब मुझे ही मिल गया तो मेरे हाथ में टैक्सेबल है। ये बात 1010D में लिखी हुई है कि ये 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, मतलब कि इसे क्या किया जाएगा? टैक्सेबल किया जाएगा। क्योंकि अभी तक तो स्कीम में से पैसा मिल रहा था तो डिपेंडेंट रिलेटिव को ही मिल रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे? उनके लिए तो एग्जेम्प्ट ही है, उनके लिए तो एग्जेम्प्ट ही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन पहली बार हम क्या बोलते हैं ATDD सबसेक्शन 3 में, विच इज एन एक्सेप्शन, कि अगर डिपेंडेंट डिसेबल्ड की पहले डेथ हो गई, इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ HUF से जो असेसी था, तो उस सिचुएशन में हम उनके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे
जिस साल उन्हें पैसा मिलेगा। यही लिखा है देखो, डिपेंडेंट डिसेबल्ड प्री डिसीजेस, यानी उनकी पहले डेथ हो गई। इंडिविजुअल या मेंबर ऑफ एचयूएफ, एचयूएफ है तो मेंबर ऑफ एचयूएफ, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। तो अमाउंट डिपॉजिटेड इन द स्कीम चार्जेबल टू असेसी इन द ईयर ऑफ रिसीट, इट विल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट फॉर द असेसी। अब ये तो पहले से था, तो सर नई बात क्यों डालनी पड़ी? नई बात डालनी पड़ी क्योंकि पहले खाली डेथ वाली बात लिखी थी, अब 60 इयर्स और मोर वाली बात लिखी हुई है। 60 इयर्स और मोर वाली बात से एक छोटा सा इशू आ गया। इशू क्या आया समझना, जिसकी वजह से ये छोटा सा अमेंडमेंट और करना पड़ा। इशू ये आया कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं अपने डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव के लिए। डिपॉजिट कर रहा हूं 60 साल का हो गया, 60 इयर्स का हो गया, तो अब तो मैं डिसकंटिन्यू कर सकता हूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो भी अलाउड है। तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू करते ही वो पैसा मेरे डिपेंडेंट डिसेबल्ड रिलेटिव को मिल गया, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा और मेरे लिए कोई डिडक्शन रिवर्स नहीं होगा। बट अब उनकी डेथ हो गई, पैसा मिलने के बाद उनकी डेथ हो गई और मैं अभी भी जिंदा हूं। तो अगर 80DD3A डाल के ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए कुछ टैक्सेबल नहीं होने वाला, तो 80DD3 क्या बोल देगा कि भले आपके डिपेंडेंट रिलेटिव को पैसे मिल गए थे और अब क्योंकि उनकी डेथ आपसे पहले हो गई है, ये अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अरे भाई ऐसा क्यों? पैसा तो उनको पहले ही मिल चुका है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये एक छोटा सा सबसेक्शन डाल के क्या बोल दिया गया कि स्कीम बी के लिए ये प्री डिसीज वाली बात लागू नहीं होगी अगर पैसा पहले ही मिल चुका होगा डिपेंडेंट रिलेटिव को। अगर मिल चुका होगा, नहीं मिला होगा और उनकी पहले डेथ हो गई तो फिर मेरे हाथ में टैक्सेबल है। बट अगर उनको मिल ही चुका है तो फिर उनकी अगर मेरे से पहले डेथ हो भी गई तो भी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। समराइज कर लेते हैं, मैंने एक ऐसी स्कीम ली जिसमें मेरी डेथ हो जाने तक मैं पैसा भरता रहूंगा। तो मेरी डेथ हो जाने तक पैसा भरता रहूंगा। मेरी डेथ हो जाने से पहले डिपेंडेंट रिलेटिव की डेथ हो गई तो फिर जब मुझे पैसा मिला तो मेरे लिए टैक्सेबल है। मैंने एक ऐसी स्कीम ली जिसमें मैं 60 इयर्स या 61 या 62 इयर्स होने तक व्हाटएवर पैसा भरता रहूंगा, डेथ तक जरूरी नहीं है, तो मैं उस ईयर तक भरता रहा और फिर पैसे मिल गए डिपेंडेंट रिलेटिव को, कोई रिवर्सल नहीं, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। अब पहले उनकी डेथ हो गई तो भी उस सिचुएशन में मेरे लिए कुछ टैक्सेबल होने वाला नहीं है, भले वो प्री डिसीज कर गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे 80D3A में दूसरा अमेंडमेंट है। तो ये हमारे दो चार्ट से सिंपल, ये पहला चार्ट था हमारे 80DD के डिडक्शन को समझाने के लिए, उसके अंदर ये जो छोटा सा अमेंडमेंट हुआ, जो बी पार्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। एंड देन उसके बाद ये जो 80DD3 एंड 80DD3A का हमारा अमेंडमेंट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यही पूरा का पूरा टेक्सचुअल कंटेंट आपके साथ अगर क्विकली रिव्यू कर लें तो रिवाइज हो जाएगा हमारा बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन। एलिजिबल असेसी इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या पेमेंट्स क्वालिफाई करते हैं? अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करते हो या स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते हो। जैसे ही स्कीम की बात आई तो स्कीम में आ गया जो आप डेथ तक डिपॉजिट करोगे या फिर जो अमेंडमेंट हुआ, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स और मोर बाय सच इंडिविजुअल और मेंबर एंड द पेमेंट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, ये बात डाल दी गई। फिर 80DD3 में डीम्ड इनकम आ गई। डीम्ड इनकम क्या आ गई कि अगर आपकी पहले डेथ हो गई डिपेंडेंट डिसेबल की, तो उस सिचुएशन में ये आपके लिए चार्जेबल कर दिया जाएगा। हालांकि अगर 60 इयर्स और मोर वाली पॉलिसी रही होगी और आपको वो पैसा पहले ही मिल गया है, तो फिर उस सिचुएशन में भले उनकी डेथ पहले हो गई तो भी स्टिल आपके लिए कुछ टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। डिडक्शन मिलता कितना है? 75,000 या 1,25,000 एज द केस में भी आपको एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगाना होगा। डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है वो हमने डायग्राम बना के डिस्कस कर लिया था, दैट वाज डिपेंडेंट की हमारी डेफिनेशन। तो सिंपल है, बहुत ही इजी सा डिस्कशन आपको लगना चाहिए। सर एग्जाम में इंपॉर्टेंट कितना है? देखो बच्चों, टू बी ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जस्ट बिकॉज अमेंडमेंट है इसीलिए इतना डिटेल में हम डिस्कस भी कर रहे हैं और आपकी जानकारी में होना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट हमेशा इस पे क्या बना सकती है? एमसीक्यू। मेन क्वेश्चन में तो देखो पूछे जाने के चांसेस कम है, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए कुछ पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान में होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये सेक्शन शायद हो सकता है आपने इससे पहले पढ़ा हो तो कभी इतना डिटेल में पढ़ा भी ना हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, थोड़ा स्पेसिफिक सिचुएशन में लगता है तो एग्जाम्स में थोड़ा कम पूछा जाता है। लेकिन जब अमेंडमेंट आ जाए, फ्रेश अमेंडमेंट आ जाए, तो वो इंपॉर्टेंट एक बार के लिए बन जाता है, इसीलिए हम उसे इतना डिटेल में डीप डाइव कवर कर लेते हैं। किसी भी तरह के डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।
और हमारी अमेंडमेंट की सीरीज में हम जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें वीडियोस डालते रहेंगे जो जो और अमेंडमेंट्स के बचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बाकी आपके देखने बाकी हैं जो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं तो उन्हें भी कंप्लीट कर लें, बिकॉज अमेंडमेंट्स का इंपॉर्टेंस हमेशा एग्जाम में काफी ज्यादा होता है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कोई भी तरह की क्वेरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।